अगले दिन हम पढ़ा रहे थे संसाधनों का वर्गीकरण। बताए थे कि संसाधनों का वर्गीकरण कई आधार पर किया गया, जिसमें पहला उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण था। बताया थे अगले दिन कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और जैव संसाधन। यहाँ तक अगले दिन हो गया था। आज हम बताने जा रहे हैं समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो समाप्यता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। एक जो है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा जो है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो नवीकृत होते हैं, अर्थात जिनका नवीनीकरण अपने आप होता रहता है, वो समाप्त नहीं होते, वे जो है नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल, वन और वन्य जीव, ये नवीकृत हैं, इनका नवीनीकरण होता रहता है। तो ये जो है नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, यानी वे संसाधन जिनका नवीनीकरण नहीं होता भी है तो करोड़ों वर्षों के बाद, तो वे संसाधन जो है अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे खनिज, जीवाश्म ईंधन, इनका हमेशा जो नवीकरण नहीं होता है। जैसे कोयला की खान जमीन के अंदर है, ये हमेशा इसका नवीकरण नहीं होता है। पेट्रोलियम है, इसका हमेशा नवीकरण नहीं होता है। तो ये अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद ये दूसरा आधार है स्वामित्व के आधार। यानी स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण किया गया है संसाधन का। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत वह संसाधन या वे संसाधन जिस पर व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, वह जो है व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। जैसे सरकार के द्वारा आवंटित भूमि, किसी किसान को, किसी व्यक्ति को सरकार जो भूमि दे दी है, आवंटित कर दी है, उसके बदले उसको सरकार को लगान देना पड़ता है, लेकिन उस पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है। किसान का खेत, उस पर जो किसान का निजी अधिकार होता है। तो ये संसाधन जो है व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। शहरों में घर, भूखंड, ये जो है व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आते हैं। दूसरी सामुदायिक संसाधन। वे संसाधन जिस पर पूरे समुदाय का कार्य होता है, उसका उपयोग पूरा समुदाय कर सकता है, वे जो है
सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे गांव की चार भूमि, पशु चराने के लिए पूरे गांव के लोग उस पर चराते हैं। श्मशान भूमि, तालाब, खेल का मैदान, पिकनिक स्थल, इस पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है। पूरे समुदाय के लोग इसका उपयोग करते हैं। तो ये जो है सामुदायिक संसाधन है। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन जिस पर पूरे देश का अधिकार होता है, सरकार का अधिकार होता है। जैसे या ये समस्त संसाधन, कहा जाए तो पूरे संसाधन जो किसी देश के हैं वो तकनीकी रूप से जो है राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि किसी न किसी रूप में राष्ट्र का अधिकार उस पर होता है। जैसे खेत जो है व्यक्तिगत संसाधन है, एक व्यक्ति का अधिकार होता है। लेकिन अगर रेलवे लाइन की जरूरत पड़ती है, रेलवे लाइन गई, तो फिर सरकार उसको जन सामान्य के लाभ के लिए वह जो है उसको अधिकृत कर सकती है। तो ऐसे संसाधन जो है ये राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जिस पर राष्ट्र का अधिकार होता है। और एक उदाहरण 22.2 किलोमीटर समुद्री स्तर तक सरकार का अधिकार होता है। वहां की संपदा जो सरकार की होती है, तो वह संसाधन जो है राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन जिस पर पूरे विश्व का अधिकार है। विश्व की कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिनका अधिकार संसाधनों को जो नियंत्रित करती है, तो वे संसाधन जो है अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे समुद्री तटरेखा से 200 मील दूरी से परे, यानी उससे ज्यादा पर जो है विश्व की संस्थाओं का अधिकार होता है। वह उस संस्था की अनुमति के बिना कोई कार्य या कोई संपदा उससे नहीं ले सकते। तो उस पर जो है पूरे विश्व का अधिकार होता है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है। इसलिए वे अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं।